हेलो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। इट्स डिस्कशन अबाउट इमोशनल हेल्थ। डिस्कशन करने के लिए आई हैव इनवाइटेड कोच उज़मा विद मी। शी इज़ एन ISF सर्टिफाइड इनमो शिफ्ट कोच। उनका नीश इज़ इन इमोशनल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। शी इज़ अ TEDx स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ एजुकेट टू एलिवेट, which is an initiative to transform young leaders into a magnet of success. Apart from this, उनके पास almost एक decade का experience है as a communication and a personality development trainer. Welcome to my show. Thank you so much, Varnit, and thank you so much for such lovely words that you have used for me. Yeah, I'm actually quite excited about this podcast because मेरा खुद का भी एक पार्ट है जो पसंद करता है रीडिंग अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, साइकोलॉजी एंड इवन कम्युनिकेशन। मुझे ये पसंद है बिकॉज आई एम अ कोच, माई सेल्फ फिटनेस कोच। बट उस टाइम जब क्लाइंट से बात करना होता है तो समवेयर आई फील दैट कि कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस या वेलबींग। सो आपका क्या टेक है रिगार्डिंग द इमोशनल फिटनेस का जो वर्ड है या फिर कॉन्सेप्ट है? Actually, as a coach, अगर मैं अपने certification की भी बात करूँ, I have lot many certifications and I can handle various issues. But consciously मैंने अपने niche को emotional fitness इसलिए चुना because the reason is ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही taboo समझा जाता है या emotions को हमारी weakness की तरह लिया जाता है and it is somehow connected to our personal life. हम उसे professionally connect नहीं करते, हम उसे success की equivalent नहीं मानते हैं. However, इमोशनल फिटनेस एक ऐसी चीज है जो हमें कंप्लीटली हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एज अ पर्सन, हमारी प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंस लाइफ में लाने के लिए बहुत जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई आई टुक दिस नीश सो दैट आई कैन अवेयर पीपल अबाउट इट. Emotional intelligence is more about understanding emotions of others and how making it into your use like a leader. But emotional fitness is like the way आप अपनी physical fitness पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से having a life with healthy emotions and having a proper relationship with your own emotions by mindfully doing certain practices on a daily basis. That is emotional fitness. ओके, दिस इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। एंड मैं इसमें अगर मुझे एक और एडिशनल इसमें क्वेश्चन ऐड करना हो तो क्या इमोशनल फिटनेस जो है वो क्या हर एज ग्रुप के लिए है या फिर व्हेन समवन गेट्स मोर मैच्योर या थोड़ा एडोलेसेंस वाले जो एज में जाता है या स्टेज में इंसान जाता है तभी वो ज़्यादा ज़रूरी होती है? तो इसमें मैं आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करूंगी कि हम इमोशंस फील करना कब से शुरू करते हैं वामन? एक्चुअली बचपन से ही करना स्टार्ट कर देते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। आई थिंक उस टाइम पे टाइम के साथ हम लोग उसको सीखते हैं कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। यस, सी लिविंग बिहाइंड द इन्फेंट एज, जहाँ पे ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि हमें फीडिंग भी क्या की जा रही है और जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. उसको छोड़ के द मोमेंट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, हमें इमोशनल फिटनेस की जरूरत है. इनफैक्ट चाइल्डहुड में इमोशनल फिटनेस को समझना और अपने इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करना अगर हम सीख जाए, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इमोशंस पे एम्फेसिस हो जाए, तो आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो एज एडल्ट हम एक ब्रोकन एडल्ट बन के हमारी पर्सनालिटी आती है, वो सब सॉल्व हो जाए. ओके, सो आई थिंक देन एक तरह से अर्ली इंटरवेंशन सॉर्ट ऑफ ज़रूरी होगा इन दिस केस बिकॉज लाइक एडल्ट एज में आके मोस्टली लोगों को थोड़ा सा आइडिया चल जाता है कि उनको किसी से कंसल्ट करना चाहिए, दे नीड टू शेयर, दे नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स. सो इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन रहता है, कुछ लोगों के पास नहीं रहता मोटिवेशन. सो आई हैव टू टर्म्स लाइक जो मैं दिमाग में रख के चल रहा था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. आई थिंक कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का अपना रोल है बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है एक तरह से लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए चीज़ें तो वो ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू इन दिस थिंग. सी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताऊंगी अबाउट NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं. आई हैव स्टडीड वेरियस टूल्स ऑन दैट. तो क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ पीपल. तो देयर आर सम पीपल हु आर एक्सटर्नल रेफरेंस पीपल एंड सम पीपल आर हु आर इंटरनल रेफरेंस पीपल. तो एक्सटर्नल रेफरेंस पीपल वो होते हैं जो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. एंड इंटरनल रेफरेंस पीपल वो होते हैं हु आर सेल्फ सफिशिएंट अपने डिसीजंस को लेकर, चीजों को लेकर. नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी इसी वजह से आते हैं.
same goes with your motivation also. People who are internal reference people, they seek motivation from within themselves. और जो external reference होते हैं वो एक validation और उस appreciation का they look up to that. Now yes, जैसे अगर हम अपनी पूरी pedagogical techniques देखें, जितनी teaching हमारी techniques है वो कहीं ना कहीं extrinsic motivation पे dependent है. अच्छे marks, अच्छे grades, मेरे लिए वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने गया, पब्लिक स्पीकिंग करके मुझे गोल्डन स्टार चाहिए अपनी क्लास में. यू मस्ट हैव सीन माय वीडियोस में मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी. सो दैट इज गुड, बट दैट इज टेम्पररी, बिकॉज अगर वो हमें नहीं मिली, सो वी मे लूज कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स. सो एट दैट पॉइंट वी नीड टू रिमेम्बर कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत जरूरी है, एंड लैक ऑफ दोज एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स. तो उस वजह से देन अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज करनी होगी, वी विल लैक द मोटिवेशन. तो और इनफैक्ट अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनकलकेट करना शुरू करें अमंग स्टूडेंट्स, अमंग पीपल एंड इन आवरसेल्व्स आल्सो, तो मुझे लगता है हम ज्यादा ड्रिवन होंगे, हमारा पर्पस बहुत क्लियर होगा, एंड द पैशन टू डू समथिंग विल बी मोर. ओके, अंडरस्टूड. सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिला है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में, बट इसमें मेरे को एक चीज़ और दिमाग में इस टाइम आया कि एक तरह से अगर ह्यूमंस को एज अ सोशल कम्युनिटी में रहना है उनको, तो दे नीड वैलिडेशन. लाइक वैलिडेशन किसको नहीं पसंद है एक तरह से. लाइक वी ऑल्सो ऑफन सीक वैलिडेशन इन सम फॉर्म और द अदर. सो आई थिंक कि वो भी ज़रूरी है, बट इज़ देयर अ वे टू कन्वर्ट वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को इनटू इंट्रिंसिक मोटिवेशन? यस, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट. उसके अंदर हमें अपने एक तो वाई को समझना बहुत जरूरी है. वाई आर वी डूइंग दैट थिंग? तो कई बार क्या होता है, अगर हम लैक भी कर रहे हैं कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन, बट हम अपने वाई को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करें और उसे रिमेम्बर करें, तो वो हमें मोटिवेशन देता है. दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है एक्चुअली वारनेस, आर वैल्यू सिस्टम. हमारे लिए कौन सी कोर और इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, और जब हमने अपने किसी भी टास्क को, जो भी हम करने जा रहे हैं, हर टास्क के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे वो हम करियर की बात करें, किसी भी चीज की. तो जब हम अपने उस टास्क को अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन कर दें, तो हमें अपने आप मोटिवेशन मिलेगी. लाइक आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज एक लड़की है जो कि जाना चाहती है, शी एस्पायर्स टू बी इन केबिन क्रू, राइट, बट उसका कोर वैल्यू सिस्टम जो उसको मे बी फैमिली के बिलीफ सिस्टम से जिससे मिला, शी इज नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग अ स्कर्ट. नाउ दैट इज अगेंस्ट हर वैल्यू सिस्टम. तो वो कभी भी अपने शायद करियर में उतनी कंफर्टेबल ना हो पाए, इवन इफ शी हैज चोजन दिस पर्टिकुलर फील्ड. सेम कैन गो विद मॉडल्स. इफ अ मॉडल इज नॉट कंफर्टेबल शोइंग स्किन, वो उसकी वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, जो उसको कोर बिलीफ सिस्टम है. तो वो एक्सट्रिंसिक उनको कितनी भी अप्रिसिएशन मिले, लाइक यू लुक गुड इन दिस स्विम सूट और लाइक दिस, शी वुड नॉट बी कंफर्टेबल और हैप्पी डूइंग दैट. So that's why the best way is that you understand what are your core values and you align your purpose or work with that. That will give you the intrinsic motivation. अग्री, टोटली आई एग्री विद दिस कम्प्लीटली. आपने इसमें जो वाई वाला पार्ट बोला, ये उससे मुझे भी याद आया कि आई रेड समथिंग अबाउट द सेम, एंड मोस्टली कई बार ये भी मैं कई इंस्टेंसेस में फेस करता हूँ. जैसे सपोज मैं भी यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि सपोज अ पोटेंशियल क्लाइंट और अ लीड अप्रोचेज मी एंड ही और शी सेज कि आई वांट टू लूज सम अमाउंट ऑफ वेट अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में. सो पहले अगर उनका मोटिवेशन सही जगह नहीं होगा तो द प्रोसेस वोंट बी इंजॉयबल फॉर देम. तो यहाँ पे वो वाई वाला फैक्टर काफ़ी रोल प्ले करता है. लाइक एक 5 वाई रूल है, लाइक कीप आस्किंग वाई अंटिल यू गेट टू द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो उस चीज़ को करने में डेफिनेटली आई कैन रिलेट टू दिस वेरी वेल कि आपने जो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया. एंड आई थिंक डेफिनेटली जब तक वो अंदर से मोटिवेशन या फिर जो अलाइन आपने कहा होती नहीं है गोल्स और आपके कॉन्सेप्ट जो भी हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो रिजल्ट इंजॉयबल या फिर सस्टेनेबल भी होगा लॉन्ग टर्म. एब्सोल्युटली, या. सो इसके बाद आई एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने सोचा था इसको ऐड कर लूँगा. So what happens when someone is just suppressing their emotions और maybe इस suppression को long term या फिर कई साल, कई महीने at a stretch इसको कोई face कर रहा है या experience कर रहा है, तो इसका like
क्या आउटकम होता है। एक तो मुझे पता है कि आपके वर्क अफेक्ट करेगा, ये तो मुझे मालूम ही है, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन, व्हाट अबाउट योर थॉट प्रोसेस, लाइक उसको किस तरह से ये चीज़ अफेक्ट करती है? राइट। सी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और इसमें मैं एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी। एक, इट्स अबाउट योर सप्रेस्ड इमोशंस एंड वन इज योर रिप्रेस्ड इमोशंस। रिप्रेस्ड इमोशंस आर दोज जिनको आप अनकॉन्शियसली अवॉइड करते हैं, यू आर नॉट डूइंग इट विद योर इंटेंशन, एंड सप्रेस्ड आर दोज जिनको आप इंटेंशनली सप्रेस करते हैं। Now, suppression of emotions may work in some situations. For example, एक ऐसा heated conversation हो रहा है और वहां आप वो outburst को अपना रोक दे रहे हैं, it may work there. But you have to make sure कि in the long term आप फिर उस emotion को tackle करें, face करें और handle करें. सप्रेशन ऑफ इमोशंस इसलिए भी है वारनेद, आई वुड से, कि ये एक ना स्टीरियोटाइपिंग बहुत है। मतलब मैं वही बात कहूंगी कि हमारा जो कोर बिलीफ सिस्टम जो बना है ना, वो एक्चुअली हमने खुद नहीं बनाया है। वो चाइल्डहुड से जो भी चीजें हमारे दिमाग में फीड करी गई हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर टीचर्स एंड द पीपल अराउंड अस, जितने भी लोग हमारे केयर गिवर्स थे, वो हमारा पूरा कॉन्क्रीट बिलीफ सिस्टम बनाता है। जैसे इमोशंस को लेकर, मनी को लेकर कितने लोग, अगर मैं बात करूं, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास सर्विस क्लास फैमिली, तो मनी को लेकर तो इतने बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है कि ज्यादा पैसा का मतलब शो ऑफ हो रहा है, यू शुड नॉट थिंक ऑफ सच बिग ड्रीम्स। तो ये सब हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है उसी के, एंड व्हाट वी सी, आवर बिहेवियर, जो एंटायर हमारी पर्सनालिटी बन के आती है, दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो पूरा फाउंडेशन वो धीरे 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 करके बनता है। एंड देयर व्हाट हैपेंस कि इमोशंस को लेकर एक बहुत टैबूज तो है अराउंड अस कि इमोशन, मैं इमोशनल हूं तो ये मेरी वीकनेस हो गई, मेल्स शुड नॉट क्राई। तो अगर एज अ चाइल्ड जब आप ग्रो अप हो रहे हैं और आप अपने आसपास के एडल्ट्स को देख रहे हैं हु आर देमसेल्फ नॉट कंफर्टेबल एक्सपीरियंसिंग और शोइंग देयर इमोशंस, और इफ यू क्राई और यू शो योर इमोशंस, तो आपको किसी ना किसी तरीके से यू हैव बीन बैकलैश्ड और स्कोल्डेड, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, चुप हो जाओ, इस तरीके से। सो दिस रिजल्ट्स इन योर अनकॉन्शियसली सप्रेसिंग ऑफ इमोशन, जो वो आ जाता है दिमाग में। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, आई हैव बीन सो लकी इन दिस केस, माय फादर, he was very strong, but when he wanted to cry, he cried. I have seen him crying so many times. He was an emotional man, and that did not make him less of a man. He was strong, but he was very open to crying, being a male also. So that gave me that, understanding that it's okay for a male to also cry. My brother does not do that. He's not that much open, probably because he is an introvert. But I could accept seeing other genders or the opposite gender also being emotional, and I did not take it as कि क्या सिसी है ये इंसान या मशी है or something like that. So suppression, पहली बात तो हमारी वहां से शुरू होती है, where we suppress our anger or crying or these things, जो भी हम belief system के थ्रू हमें पता पड़ता है या हमारे दिमाग में फीड होता है. Same goes with jealousy. Jealousy is a natural emotion that everybody experiences. क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम उसे एक्सपीरियंस करने में हम सोचते नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, हमारा एक इंटरनल टॉक चल रहा होता है. एंड दिस यू मे नॉट फील डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन को ये पेंट अप, देखिए बहुत सी चीजें है. फर्स्ट, आउटबर्स्ट, वो कहीं ना कहीं लीक होके निकलेगा, जितनी भी चीजों को आपने अंदर पेंट अप किया हुआ है. इट विल टेल अपॉन योर रिलेशनशिप्स, आपका कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा. इट विल टेल अपॉन योर वर्क. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ देयर आर सच ड्रास्टिक, आई मीन इफ यू रीड अ लॉट ऑफ, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन इट, एंड इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज प्रूवन कि आपका इवन प्रीमेच्योर डेथ रेट भी बाय 30% इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इफ यू हैव दीज बॉटल्ड अप इमोशंस, यू टेंड टू हैव मेमोरी लॉस, यू टेंड टू हैव हार्ट डिजीजेस, एंजाइटी एंड मेनी थिंग्स विच हैपन. क्योंकि पता है सब कुछ ब्रेन में. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग इट अ लॉन्ग, बट आई एम सो कीन ऑन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस इज सो हार्मफुल फॉर पीपल बीइंग एन इमोशनल फिटनेस कोच. कि माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग, एंड हमारे माइंड से ही हमारी हेल्थ की एक्चुअली हीलिंग होती है. द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट जो है, दैट यू गिव अ मेडिसिन विच इज नॉट अ मेडिसिन बट अ शुगर पिल, हमारे माइंड को ये लगता है कि वो मेडिसिन है,
और हमारी बॉडी को हील करने लगता है. प्लेसिबो इफेक्ट itself is such a strong example to tell that mind plays the entire role in our health also. Now the mind is fatigued because of the bottled up emotions, so just you can imagine how badly it is going to affect the health. एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, एंड मे बी सम और द अदर वे, मे बी चाइल्डहुड में से कुछ इशू हो, मे बी इन्वायरमेंट का भी फैक्टर काफ़ी, जस्ट लाइक यू मैंशन कि वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर if someone keeps expressing themselves, like एक point होता है like where you have to keep yourself in check, like एक अगर सोसाइटी के नॉर्म्स को भी अगर देखा जाए, इट्स गुड टू शेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट गुड, आई एम जस्ट टेकिंग लाइक थोड़ा सा इसका ऑपोजिट अप्रोच यहाँ पे कि इफ़ समवन शेयर्स हर चीज़ जो आ रही है दिमाग में, इवन इफ इट मेक केओस, तो उस केस में लाइक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, या लाइक इसको अगर इससे रिलेट किया जाए तो व्हाट कुड बी द आउटकम. See, जैसे मैंने initial point when I told you Varnit that at some point suppressing emotion is okay, looking at the condition and situation where it may not cause any kind of anarchy or aggression or fight, but that does not mean कि आप उसके बाद उसको back of the mind उसको grow up होने दें. Probably उस time for example you and I are here and हमारे बीच में कोई altercation होता है and I have this urge to maybe hit you physically, बट मैंने उसको कंट्रोल किया, दैट वाज फॉर द बेटर थिंग. लेकिन हो सकता है वो खुन्नस मेरे अंदर रहे रहे रहे, तो उसके बाद वंस आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम रिएक्टिंग, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. सो यू डोंट रिएक्ट बट you later acknowledge that emotion, think about it, why did I feel this way, keep on asking what was the reason that made me come to this point that I was almost at the verge of raising my hand on somebody, and trying to understand the reason. And then probably if I get a chance to come to you and speak up and let out that emotion, very good. If not, then of course there are multiple ways through which you can release and wash away that emotion. ऑलराइट, अंडरस्टूड. सो लाइक दोनों केसेस में यू हैव टू बी थोड़ा सा पेशेंट, आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टेंट रिएक्शन चाहे गुड केस में हो चाहे बैड केस में हो, आई डोंट थिंक कि दोनों केसेस में तुरंत इंस्टेंटली रिएक्ट करना चाहिए. आई मीन थोड़ा सा हैप्पीनेस, सैडनेस, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट लाइक थोड़ा सा लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मे बी 1-2 मिनट इन सम केसेस, थोड़ा सा रुक के टेक अ स्टेप बैक एंड rethink वो particular, yeah, exactly. So yeah, definitely this is very helpful. And जैसे आपने एक mention किया कि अपने भाई का example दिया कि he is introverted. So what if generally if someone is introverted and they are unable to share, मतलब उनको judgment से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, जो typical एक factor होता है और अभी भी आज भी प्रेवलेंट है, मे बी आगे भी रहेगा अनलेस थिंग्स चेंज. सो इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, और अगर कोई इंट्रोवर्टेड है तो उसको बेसिक स्टेप्स क्या लेना चाहिए अगर इस केस में वो आता है? See, सबसे पहली चीज, and I made a small reel on this also. That was my actually first reel on Instagram, which I made on what are the benefits of being an introvert. तो मैं ये बात I have often told this thing to my students also, जिनको मैंने train किया है in personality, कि first embrace yourself of being an introvert. Introvert होना बुरा नहीं है. Being an introvert, you have a lot many things which extroverts fail to have. Like you have good observation skills, you have better critical thinking, you have better decision making, you have even better leadership skills. Trust me, they are. So first of all, you do not mix being shy to being an introvert. An introvert can also be a chatter in his comfort zone. I have to make my brother stop talking when he is in his comfort zone. So that means कि वो बोल सकते हैं. It's not like that. It's just कुछ जगहों पे you tend to hold yourself back because of the shyness. So first thing I would like to give this message to all the introverts: love the way you are and you should be proud of being an introvert. आधी battle तो वहीं solve हो जाएगी, क्योंकि you ask somebody what is your weakness, an introvert will say I am an introvert. So they label their introversion into a weakness, which I really want to tell everyone ऐसा नहीं है. You have a big power that you are an introvert, because आपको वो
एक्सट्रोवर्ट्स तो बिल्कुल शुरू होके रिएक्ट, जैसे अभी पिछले हमने क्वेश्चन में बात की, दे आर द पीपल हु मे टेक दैट स्टेप बैक एंड ट्राई टू एनालाइज एंड देन रिएक्ट ऑन द थिंग्स व्हिच ऑलवेज वर्क्स इन देयर बेनिफिट एंड एडवांटेज. सो फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स they can work upon how they want to express their emotions. See, जजमेंट की बात भी फिर यहाँ पे यही आ जाती है कि आप कितनी एक्सटर्नल वैलिडेशन लेते हैं. अगर आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव के ऊपर आप वर्क करेंगे एंड यू वर्क एंड मेक योर सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्गर, तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट इज दैट. सेकेंडली, इसमें इफ यू फील कि आप अपने नोन लोगों के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है वो इमोशन शेयर करने में, so there are always people who are there to help you professionally. Like as a coach, सबसे पहली चीज जो मुझे ICF के एथिक्स में सिखाई गई है, that you have to be non judgmental. अगर मेरे दिमाग में हल्का सा भी जजमेंट आ गया उस पर्सन को लेकर, I am not a good coach. And there are professional listeners also who are there where their job is just to listen to the person without any judgment, and you just get that safe space. Then there are other ways of expressing your emotions. Like for me, when I lost my father, I was going through a lot of emotions, and it was hard for me to express because I love my mother a lot, but there's always a communication gap. We are not like those कि हाँ मम्मा hug करके, I can't do that. वो है ही नहीं वो वाली चीज हमारे बीच में. So for me, telling her what I'm going through was very difficult. I did not want to do it with my brother because he had some medical situation, so I did not want to stress him. Stress was bad for him. So what I did, I started writing poetry, and that helped me release my emotions. So some people love that, some people might be sketching. So there are many ways through which even introverts who cannot speak can take out their emotions in some constructive way. Understood. Like you mentioned a very great point here. यहाँ पे like you channeled your thoughts and energy poetry के through. Some people enjoy painting, some people enjoy working out. Like myself, I like working out. So stress ज़्यादा हुआ, just going to the gym. Gym भी नहीं जाओ, घर पे कुछ exercise कर लो. That makes me थोड़ा सा relaxed state में ले आते हैं. So I think वो काफ़ी help करता है. And इसमें व्हाट डू यू थिंक कि लाइक सबको कोई ना कोई एक इस तरह की हैबिट चूज़ कर लेनी चाहिए टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, या फिर इट्स ओनली फॉर दोज पीपल जो लाइक वर्ड्स के थ्रू या डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते या अपने वर्क के थ्रू बस बात करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है, या फिर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिंग और अ हैबिट हियर एंड देयर, सच हैबिट्स लाइक दीज? I think journaling is such an amazing habit, Barnett, that helps every individual. Because even if somebody who is an extrovert or an introvert, when we have this chaos of thoughts in our brain, journaling helps you calm that down. आपके दिमाग में n number of चीजें चल रही होती हैं. Once you start journaling, at times आप it is said we are at times not honest to ourselves also. So when you start writing, and you read it, then also you are able to understand, okay, this is one hidden thing that I had been experiencing जो मुझको समझ नहीं आ रहा था क्या है, but this is it. So at times we are not able to, ये भी होता है, people who suppress their emotions, they are not able to define क्या feel कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, बस कुछ अजीब सा feel कर रहा हूँ. So that is also one thing. But when you start writing, I often tell my students to do free writing. कुछ भी समझ में आया आप लिखो. कई बार होता है एक ही वर्ड, उसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा, माइंड ब्लैंक है, उसी वर्ड को लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो. 10-12 बार लिखने के बाद अपने आप दिमाग विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग थिंग्स. एंड व्हेन यू रीड इट, it gives you so much clarity about what is going on in your brain. So everybody should do journaling. अभी जैसे आप इसको जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मेरे दिमाग में डायरेक्टली ये लाइन आई कि इट्स लाइक बेसिकली ड्रीमिंग ऑन अ पेपर. सो लाइक जैसे सपने में मोस्टली कंट्रोल नहीं होता है, फ्री फ्लो होती है चीज़ें, लाइक खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता कि कहाँ मे बी इनिशियल कंट्रोल हो, लेकिन फिर वहाँ से चीज़ें क्या होगी, अच्छी बुरी जो भी है. तो सिमिलरली आई थिंक जर्नलिंग में भी वो थॉट प्रोसेस रख के अगर कोई राइट करता है या कुछ भी, एक लाइन 2 लाइन एक वर्ड, जैसे लाइक यू सेड कुछ भी करता है, बट एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग इट ओवर एंड ओवर,
सो आई थिंक वो डेफिनेटली हेल्प करता है. पर्सनली मैं शुरुआत किया था बचपन में, लाइक 2006-7 में, जब यूनिवर्सल बुक स्टोर जाते थे. वहाँ पे मैं देखता था नई डायरीज़ आई हैं, तो बहुत फैसिनेट होता था मैं डायरीज़ को क्या करते हैं. फिर देखता था एक दिन का, एक डेट का, ये सब चीज़ें होता है इसमें. पहली बार जब डायरी देखा था ढंग से, सो आई स्टार्टेड जर्नलिंग. उस टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं रहा था, बट कॉन्सेप्ट उस टाइम अच्छा लगा था. बट फास्ट फॉरवर्ड उसको 10-12 साल आगे, 2017 से ऑलमोस्ट मैंने रेगुलर, लाइक आई हैव रिटन डाउन कुछ भी, लाइक खाना खाया होगा वो भी जाके आई जस्ट राइट दैट मैंने आज ये पालक पनीर खा लिया. सो आई जस्ट राइट दैट. अगर कुछ नहीं होता है दिमाग में, आई जस्ट राइट दैट. एंड कई बार इफ़ आई वांट टू जस्ट रीविजिट दोज मेमोरीज, कहीं पे अच्छी कहीं ख़राब, या लाइफ लेसन्स, या टू कीप माई सेल्फ हम्बल या मॉडेस्ट भी एक तरह से. सो आई जस्ट रीविजिट दोज पेजेस. अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, सब तरह की फीलिंग्स देखने को लगता है. फिर इट जस्ट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ एक रेफरेंस पॉइंट कि या आई हैव कम दिस फार, तो कुछ ना कुछ तो ढंग का किया होगा. सो आई थिंक ये मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स है, मुझे लगा कि ये शेयर करूँगा तो आई थिंक हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट समझने में. Can I add another point to this? It Yeah. just clicked me कि कई बार क्या होता है, इसी हमारे it's called submodalities कि कौन सा particular sense हमारा ज्यादा active है. So you have some people are auditory, उनको listening ज्यादा catch करती है, तो कई लोगों को audio books ज्यादा समझ आती है. Some people are kinesthetic. मुझे audio books it doesn't work for me. I am never able to concentrate. I want that hard copy in my hand and I read it. So I go for the touch and feel. Some people are visual. आप उनको बोलोगे सुनने का, उनको नहीं समझ में आएगा. जब आप उनको विजुअलाइज कराएंगे चीजों तो उनको क्लियर पता पड़ता है. सो व्हाट हैपेंस, पीपल हु आर नॉट काइनेस्थेटिक, they might not enjoy writing. There are a lot of people, I have dealt with so many clients who are very resistant towards writing and I love writing. मतलब मुझे वो एक्सप्लेन करते हैं, वो मुझे नहीं समझ आ, उनको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पाता है कि क्यों लिखना है, क्या लिखना है. So in that case, if somebody, I would still say if you're open to doing it, you must do it. Otherwise, maybe you record, journal yourself in an audio way. So I just wanted to say this thing. If somebody feels वो relate ना कर पाए writing के point से, so we can give them that option. You can always, you have a phone, you can record yourself, you can make a blog and then listen to yourself also, the way Iron Man used to do. एग्जैक्टली ये काफ़ी अच्छा आपने पॉइंटर बताया है. लाइक ऑडियो रिकॉर्डिंग आज के टाइम में इट्स लाइक ऑलमोस्ट एक्सेसिबल टू एवरीवन. लाइक हर फ़ोन में अब ईजिली होता है. इवन इफ फ्रंट कैमरा भी खोल ले कोई, दे डोंट हैव टू मेक अ यूट्यूब चैनल अबाउट इट. दे कैन जस्ट रिकॉर्ड इट, अपलोड कर लो, वहीं पे स्टोर कर लो, या फ्री मेमोरी जितना अपलोड करना है वहाँ करो, प्राइवेट कर लो वीडियो, इट्स अप टू यू. बट आई थिंक या डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एंड जो अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ें डिस्कस किया उससे वी कैन, आई मीन हम लोग अभी सरफेस लेवल को भी एक तरह से टच नहीं किए होंगे, बट वी हैव डिस्कस सम मेजर पॉइंटर्स सो फार जो इमोशनल फिटनेस को किसी ना किसी वे में इम्पैक्ट करता है. एंड द रीज़न आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इस पॉडकास्ट में वॉज बिकॉज आई हैव हैड सम क्लाइंट्स जो लाइक फिज़िकल वेलनेस के लिए तो आई एम लाइक केपेबल इनफ, आई कैन गाइड देम. मैं बता सकता हूँ कि इस तरह से अपनी इस खाने की हैबिट को सुधारोगे, एक्सरसाइज का फॉर्म ऐसे गलत कर रहे हो तो आई कैन हेल्प यू गेट बेटर एट दैट पर्टिकुलर थिंग. बट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग या फिर कॉन्फिडेंस हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, आई हैव नोटिस दैट कि कई लोग ओपनली कम्युनिकेट भी नहीं करते मेरे से. एंड in that case I can't just force them, like मैं force करके या धक्का दे के, like there is only so much I can do, like कितना ही reminder दूंगा. I can't just force myself onto them. उनका भी एक like safe space होना चाहिए कि जिसमें they are comfortable, I try to make that, but अगर already कुछ ना कुछ underlying problem है या फिर कोई गैप हो रहा है तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. बट वहाँ पे ये इमोशनल फिटनेस का रोल डेफिनेटली आ जाता है, या फिर कम्युनिकेशन का एक रोल भी आ जाता है. सो आई वॉन्टेड टू नो एक चीज़ और इसमें कि अगर ऐड करूँ, आज जितना ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है इंटरनेट, और जो भी अगर किसी को कोई डाउट होता है जस्ट ओपन अप गूगल या होके गूगल बोल के सर्च कर ले, कुछ भी कर ले, दे जस्ट हैव टू टाइप इट एंड गूगल 1000 लाख जो भी है, अनलेस यू स्पेल समथिंग वियर्डली बैड तब उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. बाकी हर कोई क्वेश्चन का चाहे किसी फील्ड का हो, यू विल गेट एन आंसर. सो आज के एज में मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि आज के एज में ये
स्मार्टनेस ये होती है कि आपको इग्नोर क्या करना है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है. सपोज़ कोई सर्च कर रहा है कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों इनफैक्ट आपको आर्टिकल्स, वीडियोस, लिंक मिल जाएगा. कोई किसी वे में बोल रहा है, कोई किसी वे, मैं किसी वे में बोल रहा हूँ. बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम होगा, वो मुझे पता है बिकॉज मैंने थोड़ा टाइम लगाया, मुझे पता है कहाँ पे आई हैव टू लुक फॉर थिंग्स. बट ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो होता है चीज़ों का, सो इसमें यूजलेस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आई थिंक ज़्यादा हो जाती है. एंड आई थिंक जैसा जैसा टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा और लोगों को एक्सेसिबल होगी चीज़ें, और ईजिली ये सब डेटा मिलेगा. सो इसके बारे में स्मार्ट कंजम्पशन कैसे रखा जाए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I'll start with a quotation which one of my favorite coaches said. He's, I mean, the best coach in the world, Tony Robbins. उन्होंने एक वीडियो में बताया था 5 things through which you can actually make your life happier after COVID. So he said one thing. The first thing he said was guard the doorstep of your brain every day. The way you guard your house, you don't let thieves and negative people enter. In the same way, you have to guard the door of your brain also, and you have to consciously do it. कि आप कुछ नेगेटिव चीज जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, द वे यू कंज्यूम बैड थिंग्स, आप सड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे कभी भी, बिकॉज यू नो इट इज बैड फॉर योर हेल्थ. इन द सेम वे हम कॉन्शियसली अगर अपनी चीजों के को चूज करें कि हमें क्या देखना है क्या नहीं. लाइक व्हेन आई फेल सिक ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, आई मेड श्योर कि मैं कोविड रिलेटेड न्यूज ना देखूं, बिकॉज ऑलरेडी उस वक्त माइंड इतना नेगेटिव हो रहा था कि listening to how many people are dying, who is suffering, how oxygen cylinder deficient, you know, like that lack is happening. So that was building up the negativity. So my mother and I, we consciously decided that we will not listen to such things that it is going to have a detrimental effect on us. So ये बहुत जरूरी है. एक तो first of all, I know information overload है, and इसमें you have to check your facts. Then आपको, you cannot be a fool now. सी, अगर आपको इंटरनेट की पावर मिली है, इफ यू आर द जनरेशन, so you have to be responsible. As Spider-Man has said that with great power comes great responsibility. So in the same way, if you have the power of getting that knowledge, you have to be responsible for your own sanity and mental peace, that आपको क्या consume करना है. So that is very important. And of course, इस चीज में भी वही चीज आ जाती है वानित की people in, I would say India actually rather, बाहर की countries में तो having a personal fitness coach or a personal life coach is like, मतलब that's a part of their life. They know how important it is. That person is your accountability partner जो आपको growth की तरफ लेके जाता है. But India में अभी भी openness नहीं है people investing money in their self growth. अगर लोग घर में अपने पेरेंट्स को बोले कि हमें IIT की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो पेरेंट्स लाखों लाख रुपए देंगे. लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है, ये क्या चीज होती है, ये कुछ नहीं है, यू विल नॉट. सो गूगल इज देयर फ्री एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स, नो. तो कहीं से भी कुछ भी उठाएंगे. बट गोइंग टू अ प्रोफेशनल फॉर समथिंग स्पेसिफिक, आपको वेट लूज करना है, यू गो टू अ प्रोफेशनल, गिव मनी, बिकॉज व्हेन यू गिव मनी you are, giving, you will be committed to what you're doing. And आप फ्री में, हमें भी पता है, हमें कोई चीज फ्री में मिलती है हम उसको यूज भी नहीं करते हैं, हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है. सो गिविंग मनी and getting something in return, you will be able to understand its importance and you will be committed to it. या एग्जैक्टली यहाँ पे लाइक ये अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया फ्री वाला, बिकॉज आई ट्राई ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर फ्री एंड आई डोंट रिग्रेट दैट एट ऑल, बट आई हैड टू ट्राई. मुझे देखना था कि क्या रिस्पॉन्स होता है. एंड सम पीपल वर जेन्युइनली लाइक वर्किंग. ऐसा नहीं है कि सब कोई नहीं करता था, बट मुझे पता था ऐसा ही होगा कि आधे से ज़्यादा लोग नहीं करने वाले हैं अनलेस दे पे फॉर समथिंग. तो यहाँ पे जैसे भी आपने इन्फॉर्मेशन की भी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी लेने के लिए जैसे अगर कोई रिसर्च पेपर या स्टडी की बात करूँ, आई एम नॉट सेइंग कि उसको इतना हाइप या ओवर प्राइस करके रखना चाहिए, बट देयर शुड बी लाइक, जैसे कई आपने पेपर देखेंगे कुछ कॉस्ट लगता है उनको रीड करने का या उसको एक्सेस करने का. सो देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर अ रीज़न. आई मीन देयर, आई नो वो काफ़ी ओवर प्राइस है, बट वो दूसरा डिस्कशन हो जाएगा. बट इसी तरह जैसे आप सपोज कोई नेटफ्लिक्स देखता है,
कई लोग टेलीग्राम पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे नेटफ्लिक्स के लिए समवन इज़ पेइंग, तो उसके बदले में उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो उसी चीज़ को देख के पे कर, उनको पता है कि ये अच्छी मूवी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे मिलेगी, तो मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 1 महीना साल भर जो भी मुझे लेना है वैसे करूँगा। बट वही चीज़ अगर, जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई रैंडम चीज़ के लिए, लेकिन अगर कोई डेडिकेटेड चीज़ के लिए कोई इंसान सर्च कर रहा है चीज़ें, तो आई थिंक दे शुड more often than not consult a professional या hire someone या get in contact with someone who knows their thing। मतलब क्योंकि रैंडम एडवाइस वेबसाइट बनाना आजकल सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, बट उसमें क्वालिटी या फिर किस तरह का आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो वो मैटर करता है। गूगल का तो काम है कि उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पे आपको फंसा के रखो, बेसिकली वो सिस्टम ही हर सोशल मीडिया का ऐसा ही काम करता है। बट हाँ, यहाँ पे स्मार्ट कंज्यूमर तभी आप बन सकते हो जब आप एक्चुअली रियलाइज़ करो कि आपके लिए वो चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है, तो जस्ट मेक अ माइंड कि मे बी शायद स्पेंड करना थोड़ा पड़ सकता है टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। आपका उससे टाइम बचता है, तो आप एक्सपेरिमेंट फालतू के करने में जो महीने साल गुजार देते हो वो नहीं करना पड़ेगा। यू नो वेयर टू लुक एट, यू नो किससे बात कर सकते हैं या वो किसी और को गाइड या रेफ़र कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें एक तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं। पहले नहीं था ये चीज़, बट अभी ईजिली हो गया है, तो उसको लाइक बेनिफिट के लिए अच्छे से यूज़ करना चाहिए। I'll just add, this is just a question to the listeners who are listening to us. आप सिंपल सी चीज देखिए ना, अगर आपके आपके नहीं किसी के भी, आई नॉट से आपके कहीं बॉडी में स्टोन हो जाए या कुछ हो जाए, तो आई डोंट थिंक आप यूट्यूब में सर्जरी देख के खुद खोल के अपनी बॉडी को सर्जरी करेंगे, राइट? You will go to a specialist, you will invest money, and you will make sure that the person has the correct certifications and everything. The person is actually a kidney specialist, renal specialist जो आपको operate करे. So in the same way, how can you afford to take all that, I'm using the word bullshit, in your brain just like that? You have to cross check everything. एग्जैक्टली और यहाँ पे थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म, इवन इफ द पर्सन इज़ राइट एंड परफेक्ट, तब भी थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म नेवर इज, मतलब उसका बेनिफिट ही मिलना है आपको, चाहे कितना ही अच्छा पर्सन क्यों ना हो, चाहे कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। अगर आप स्केप्टिसिज्म भी रखते हो तो एटलीस्ट आपके पास बेटर क्वेश्चंस हो जाएंगे एक तरह से आस्क करने के लिए। एंड जो एक्सपर्ट भी होता है, इट्स नॉट लाइक कि उनको सब आता है, वी हैव टू रीड दैट थिंग अगेन एंड अगेन। ऐसा तो है नहीं कि रोबोटिक मेमोरी है, सब एकदम चला गया। वी हैव टू कीप रीडिंग, जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है वी कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक बार में सीख लेते हैं सब चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी और सर्विसेज हैं तो उसका एक तरह से बेटर यूज़ किया जा सकता है। लाइक हमेशा हर चीज़ का अच्छा और बुरा साइड तो डेफिनेटली होता ही है, अगर डिपेंडिंग हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं। बट या ये डिस्कशन से थोड़ा सा लाइक बेसिक्स तो क्लियर हो जाना चाहिए जो भी इस पॉडकास्ट को लिसन करेगा, कि अगर आपको कंज्यूमर बनना है और स्मार्ट कंज्यूमर बनना है तो किस तरह से चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए। एंड इसी के साथ मुझे इंटरनेट की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक और चीज़ मैं जो कॉमनली नोटिस करता हूँ, एक होता है आर्ग्यूमेंट जो चलता रहता है किसी ना किसी टॉपिक पे, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फूड, मतलब कोई भी आप फील्ड पकड़ लो, किसी ना किसी टॉपिक पे आपको प्रो एंटी व्यूज़ मिलते हैं। समटाइम्स दोज डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आर हेल्दी, मतलब जो एक रिस्पेक्टफुल वे और तरीका होता है बेसिकली कोई डिबेट को करने का। बट एक डिबेट करने का वे होता है जहाँ पे पॉलिसीज़ आई थिंक कई यूज़ हो जाती हैं एक तरह से। वो इंसान कभी कभी डिबेट को अटैक ना करके पर्सन के कैरेक्टर पे अटैक करता है, उसके पास पे अटैक करता है, नॉट द आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, कहीं की बात कहीं पे अटैक करते हैं, फिर वो दूसरा वाला भी इरिटेट होके दूसरे पे अटैक करता है। तो एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन अनलेस कोई ब्लॉक ना कर दे या ब्लॉक हो जाए या जो भी चीज़ें। एंड आई नो यहाँ पे कई लोग की जैसे कीबोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं बिकॉज फेक आईडी बना लिया, तो एक सॉर्ट ऑफ रहता है कि कोई मुझे जान नहीं रहा है, नो वन नोज मी, तो आई कैन बी माई सेल्फ एक तरह से। बट दे बी देमसेल्व्स इन अ बैड वे। एंड अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच सच थिंग, इवन इफ समवन कम्स इसी केस में किसी तरह से? See, these days it's the time of social influencers. I mean, we all are taking help of the digital platform so much. And सबसे पहली चीज जो कि
us being at the age, I mean, I'm at the age कि मैं ठीक है मुझे कोई hate comment आएगा, so I'm mature enough to handle it. But क्योंकि internet इतना easily accessible हो गया to kids as well, and you will find even young girls जो they are on Instagram उनकी body shaming हो रही है, and many people are doing that. तो सबसे पहली चीज तो the moment you're stepping onto this digital world, you have to make your mind strong enough to accept कि भाई आप जा रहे हो, आपको अच्छा भी मिलेगा, आपको बुरा भी मिलेगा. दिस प्लेटफॉर्म इज यू गोइंग टू हैव द एंजल्स एंड द डीमंस बोथ. तो पहली चीज तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखनी है. वील हैव टू एक्सेप्ट कि जितने पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे उतने नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं. इट विल नॉट ऑलवेज बी मेरी पिक्चर, दैट वुड नॉट बी देयर. वंस यू हैव डन दैट, यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट impulsively react to any hate comment. Think about it and ask and try to understand from which space is this person coming, because usually ये negative वाले लोग एक lack of space से ही आ रहे होते. These are those people who want attention. These are those people who probably have some frustration जो कहीं और की वो कहीं और निकालना चाह रहे हैं, या उनका एक outlet है निकालने का. They may be coming from the space of jealousy. They are themselves not able to achieve, and watching somebody else achieve it gives them that, उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी का एहसास, या inferiority complex अगर हम किसी को कहें. So you have to understand कि are they your genuine critics or are they haters. Distinguishing that and understanding from which space they are coming will make you feel कि हाँ यार, तब आप पता है you will actually stop the hate and you'll start empathizing with the person. आपको एक्चुअली उस इंसान से लिटरली वहां पे एक आप देखेंगे एक शिफ्ट ऑफ इमोशन आएगा. यू विल हैव सिंपैथी कि यार बेचारा ये तो वैसी जिंदगी में लैक में जी रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया है. एंड यू विल सी, यू विल बी एबल टू बिकम दैट बिगर पर्सन. आई नो, yes, it affects, it hurts us. For that, that's why time to time I often say कि social media detox करना बहुत जरूरी होता है. that you let go of that social media for some time and give your mind that पीस कि ठीक है करना है. दूसरा, इफ यू नो दैट पर्सन पर्सनली वन ऑन वन, तो टेक इट ऑफलाइन आई वुड से. क्योंकि वही चीज होती है ना, व्हेन यू आर ऑन द कीबोर्ड एज यू सेड वारनेत, तो हम बहुत शेयर बन जाते हैं. we all exaggerate our happiness, our sadness, everything on the social media. You would also be doing it, I would also be doing it. वो एक, we are not 100% real there. हम थोड़ा सा add on करते हैं, we add that glitz and glamour to look better, and that's how we are going to pull the crowd. So and that's why जब हम 100% authentic होके जाते हैं, तो वही influencers लोगों के heart को भी click करते हैं. So what is important, if you know the person, you can take it offline, talk to the person personally and try to sort out the issue rather than uh, doing it there online, which is going to actually harm your image also. Similarly, like मेरे साथ भी ये हुआ था when I did some online session. So there was this student from my previous organization where I was working, and I think I suspended him or something because of some misconduct. So he shared something bad. Now impulsively मेरा आया कि भाई मैं जवाब दे दूं. I know, I mean, what is why from why it is heavy. मेरे को गुस्सा of course आएगा. That was everybody was appreciating, and then that one comment came that it's not a good session. But then I stopped myself and I just tried ki from which space is he coming. Let me understand it. And I know he was coming out of the space of aggression. उसको वो एक back में वो एक resentment थी लेकर. He was not looking at his mistake, but he was looking at this thing that okay, this person was the face, not the organization. This face was the person who punished me, and he did that. So I did nothing. I deleted the comment. That's it, and it's okay. He never commented again. So वही चीज है. Some people really want you to drag you down so that you stoop to their level. Don't do that. It's their victory. It is said the best revenge is this only. इंसान आपके साथ कुछ करता है जो आपका हेटर या एनिमी, अगर हम ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें, क्योंकि वो आपका रिएक्शन चाहता है. अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो वो जीत गया. उससे बेस्ट रिवेंज का बदला ये है कि आपको भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा.
और फिर आप देखेंगे कि वो खुद खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान, यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ मेरे कुछ भी करने पे, सो दैट विल बी योर विक्ट्री. So if you can actually sow the seeds of this thought in your brain, handling online hate, I think, will be very easy. ओके, सो मैं इसमें से एक पॉइंट से काफ़ी स्ट्रांगली इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि आई शुड हैव एम्पैथी फॉर द जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या क्यों करते हैं, और मैं रिएक्ट क्यों करता हूँ उस वे में. आई मीन आई टुक माई फेयर शेयर ऑफ टाइम, इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था. लाइक एक बार क्लिक कर जाता तो थोड़ा सा सेंस होता, बट ठीक है टाइम लगा, लेकिन एटलीस्ट अभी बेटर प्लेस में मैं सोचता हूँ उन चीज़ों को. सो या आई जस्ट रिमेंबर कि मैं काफ़ी इम्पल्सिवली रिएक्ट करता था, चाहे कमेंट भी ना हो, चाहे कोई पर्सनल मैसेज भी कर दे मुझे कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा ऐसा क्यों कर दिया. तो मैं लाइक जब मैं कुछ पोस्ट किया था, पहले की बात है, अभी तो लाइक मीम कंटेंट ये सब रहता है तो कोई ना कोई प्लस माइनस इधर उधर होता रहता है, सो आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट. बट उसके अपार्ट जब मैं पहले लाइक परफेक्ट करके टेक्निक चीज़ें अपनी पोस्ट करना, कंटेंट डालना, स्टेटस जो भी था वो सब करता था, उसके बाद भी मैं सोचता था कि ये हेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, लेकिन मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने रिसर्च किया इसके बारे में कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा आके क्यों बोल सकता है. सो उस चीज़ को फिर मैं रियलाइज़, जो आपने चीज़ें बताई वो मेरे दिमाग में वही इंस्टेंसेस प्ले होने लगे अचानक से कि मैंने किस तरह से उस फेज़ से थोड़ा बाहर निकलने का ट्राई किया. एंड नॉट जस्ट स्ट्रेंजर्स, अपने लाइक फैमिली की भी अगर बात करें अगर, तो उसमें भी कमी नहीं होता है कि कोई आके कुछ टोके बोले समथिंग और दी अदर. सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो रिएक्शन तभी मिलता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो. अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो लड़ाई, बातें, ताने, ये सब तो चलता है, बट अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो वही इंसान फिर और ज़्यादा अपने में ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है, फिर अपने आप ही फिर लाइक शांत एक तरह से सॉर्ट ऑफ हो जाता है. तो डेफिनेटली ये काफ़ी रिलेटेबल है, एंड ये एक तरह से सोशल मीडिया पे भी इसको किया जा सकता है. इफ़ समवन इज़ सेइंग समथिंग बैड अबाउट यू, अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, अपना इतना बिजी रूटीन से टाइम निकाल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं आपके कंटेंट पे जाके, तो ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, सबको खुश नहीं रखा जा सकता. व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक बी आर बेस्ट अपना जो भी काम कर रहे हैं. एंड लाइक पहले भी हम लोग डिस्कस किए, कंज्यूमर भी हम लोग को स्मार्ट होना है. तो कई लोग जो होते हैं इसी पे फीड करते हैं, जो आपने बताया कि अटेंशन पे फीड करते हैं या कंट्रोवर्सीज़ पे फीड करते हैं, और एक्चुअल आउटकम नहीं निकलता उनके बहसबाजी या टॉन्ट्स या जो भी कमेंट्स होते हैं जिस तरह का. तो इफ़ यू जस्ट अवॉइड देम ऑल टुगेदर या इग्नोर करो, तो अपने आप ही वो उस तरह का बातें करना या कहना बंद कर देंगे. आई थिंक दैट वर्क्स प्रिटी वेल. इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ टू लिव. आप अपना एक्स्ट्रा टाइम अगर है आपके पास तो सच्चा मूवी देख लो जाके, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको चल करना है, जैसे भी वॉक कराओ, जो भी पसंद है वो करो. सो आई थिंक वो काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज कंट्रोवर्सी, आई नो कि यूट्यूब पे भी अब देख लें तो कितना कंट्रोवर्सी चलता है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मैं इसका ये बोलता हूँ, उसको ब्रेक डाउन ऐसे करता हूँ, ऐसे करती हूँ, ये सब चलता रहता है. एंड दैट्स द कंटेंट विच लाइक गेट्स द मोस्ट ट्रैक्शन या सब कुछ, बिकॉज एवरी वन लव्स मसाला, गपशप, डिबेट्स एंड वॉट नॉट. बट अगर लाइक बिगर पिक्चर देखी जाए तो आई डोंट थिंक इट्स हेल्पफुल. उस डिबेट्स आर हेल्पफुल, आर्ग्यूमेंट्स आर हेल्पफुल इफ़ डन प्रॉपरली, या जो प्रॉपर एथिकल वे होता है करने का उसको. इट्स नॉट लाइक कि अपना पर्सनल उस पर वेंडिटा निकालो जाके वो वाला डिबेट करना है. दैट मोस्टली नेवर कम्स टू एनी गुड. या I absolutely agree. And one line that you said is so powerful, Varnit. जैसे आपने ये चीज कही कि हम सबको नहीं खुश कर सकते. So we have to remember this thing. We are not for everyone. Yeah. Always remember, we are not for everyone. वही चीज़, दैट्स व्हाई आई सेड कि काफ़ी टाइम लगा, बट आई एम बेटर प्लेस कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि इस एज पे, चाहे अभी हुआ चाहे 5 साल पहले होता, आई एम जस्ट लकी या ग्लैड या ग्रेटफुल भी एक तरह से कह सकते हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड द सेम वर्ड, लाइक कोई सीख ले, कोई सुन ले इसके बारे में तो उसको हेल्प हो जाएगा, तो आई थिंक बेटर होगा. एंड अभी मैंने जैसे ग्रेटफुल की भी बात की, तो मेरा नेक्स्ट जो डिस्कशन का टेंजेंट था वो ग्रेटिफिकेशन या फिर बीइंग ग्रेटफुल के अराउंड है. सब मोस्टली जैसे हम लोग अगर अपनी लिविंग कंडीशंस भी देखी जाए तो लास्ट
50 भी ज़्यादा बोल दिया, लास्ट फिर 20 ईयर्स की भी बात करें तो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है हम लोगों की लिविंग कंडीशंस या जो भी चीज़ें हम लोग के आसपास हैं। और लास्ट 50-60 साल की बात की जाए तो मेडिकल इतनी चीज़ें एडवांस हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है, बीमारियां कम हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोविड लाइक उसको मैं कंसिडर ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग पॉजिटिव साइड में, एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हुआ है, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर चीज़ें, फूड एबंडेंस में है आपके पास, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो बिना डिले के। सो जितना ये सब चीज़ें हुई हैं उसके साथ साथ इंसान मुझे नहीं लगता कि अपने ओरिजिनल जो दिमाग में था साइकोलॉजी की उस तरह से इवॉल्व कर पाया है। पहले होता था कि आपको इतना घंटा काम करना है, इतना सारा एफर्ट डालना है, तब जाके आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। पहले होता था कि आप एसटीडी बूथ जा रहे हो इंटरनेशनल कॉल लगाने, आई रिमेंबर दैट पार्ट एज वेल। तो मुझे याद है अभी बस बैठे बैठे फ़ोन का एक नोटिफिकेशन किया, व्हाट्सएप कॉल दबाया, हो गया खटाक से डन। सो वो इंस्टेंट चीज़ हम लोग, अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इंस्टेंट चीज़ हर चीज़ में अप्लाई करना आई थिंक इट्स बैड। बिकॉज अगर हेल्थ की भी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो पीपल ट्राई टू सी लाइक क्विक फिक्सेस उनको चाहिए होते हैं, और इसीलिए फालतू के वीडियो भरे हुए हैं यूट्यूब पे कहीं पे भी कि उनको क्विक फिक्सेस दे रहे हैं 10 दिन में, 4 दिन में डिटॉक्स, ये वो, जो डजंट मेक सेंस है, इवन कुछ भी नहीं मतलब है उसका। लेकिन वो लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो उन्होंने कंपाउंड किया है अपना ओवरऑल वेट या फिर उनके हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस, वो एक दिन में नहीं हुआ है। जेनेटिक वाले के एक्सेप्शंस की मैं नहीं बात करूंगा, बट जो अगर रूटीन की बात करें, जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने एक दिन जाके बाहर खा लिया तो अगले दिन उनको 10 तरह की बीमारी हो गई। इट्स लाइक कि हैबिट उनकी किसी टाइम पे बिल्ड हुई, उन्होंने ध्यान देना कम शुरू किया, किसी चीज़ पे और फोकस किया, तो वो कंपाउंड होते 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 ये बन गया। तो अब उसको अंडू करना है तो वो चाहते हैं कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, इवन 1 साल भी कई लोगों के लिए कम पड़ता है। आई मीन मुझे अभी 5-6 साल हो गया, आई डोंट स्टिल फील लाइक प्रॉपरली कि मुझे अभी लगता है कि आई हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे लाइफ टाइम इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करना है। शुरुआत में था कि हाँ बॉडी बन जाएगी, जिम जाएंगे, ये सब चीज़ें था, बट आई रियलाइज कि वो एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बस अचीव किया, ख़त्म किया, बंद करके रख दिया। इट्स लाइक एज सिंपल एज ब्रशिंग योर टीथ। आपको लाइफ टाइम अगर दांत का ध्यान रखना है तो आपको ब्रश करना पड़ेगा। लाइक ये मैंने थोड़े से एग्जांपल में ऐड करना चाहता था कि कॉन्टेक्स्ट आपको भी मिल जाए कि मैं किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ चीज़ें। आपका क्या टेक है इस पे? एक्चुअली दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो फिर भी फेवर में हो, मैं तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फेवर में एक्चुअली नहीं हूँ, बिकॉज यस, टुडे इज द जनरेशन ऑफ दैट इंस्टेंट नूडल। आप हर चीज में देखे कहीं ना कहीं वर्ड और इंस्टेंट वर्ड है ही है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट इंस्टाग्राम, इंस्टेंट नूडल्स, एवरीथिंग इज एट द क्लिक दे हैव इट। एंड दिस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो इम्पोर्टेंस जो होती है ना ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग, हैविंग दैट पेशेंस, दैट डिसिप्लिन और दैट डिफिकल्टी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है अगर आपको चीजें बहुत इंस्टेंटली मिलती हैं। अब आई फील जैसे आजकल अगर देखा जाए तो बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, जब मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आके मुझसे बात करते हैं, सो आई हैव सीन दिस थिंग। एक तो इतना इंस्टेंटली रिलेशनशिप आजकल बन जाते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू एक्सेस पीपल। भाई हमारे टाइम पे एमटीएनएल का नंबर निकालना लड़की का इतना मुश्किल होता था, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि वही लड़की फोन उठाए, घर का कोई और इंसान ना उठाए। एंड देन व्हेन यू कम इन अ रिलेशनशिप, तब भी भाई हमारे तो कोट्स चलते थे कि मैं एक रिंग मारूंगा, तू सामने से एक रिंग मारियो, अगर घर पे फ्री है तब फिर कॉल होगी। सो जब इतनी इतनी मेहनत करके you get into a relationship, you cherish that relationship and you work on it. But when you get things so easily, in terms of health, in terms of your, even if people are getting quick money these days, they do not realize the importance of that money as well. They would be splurging it. So I was reading this article of Mark Manson, agar aap logon ne naam suna ho, the subtle art of not giving an F. I'll not use the word, पता नहीं YouTube इसको या कुछ कर दे सेंसर। सो उनका ही एक एक्चुअली आर्टिकल था, F your feelings. I was reading that and उसमें उन्होंने बहुत पावरफुल ये बात करी, and I so much resonated with it that
आर ब्रेन इज डिजाइंड इन अ वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, जो आपने वो बात कही थी ना, जितनी स्पीड से इम्प्रूवमेंट हुई हमारा ब्रेन उसको नहीं हैंडल कर रहा है, बिकॉज हमारा ब्रेन भगवान ने बाय डिफॉल्ट सर्वाइवल मोड पे वर्क करने के लिए ही बनाया है। सो इट वर्क्स इन दैट वे। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज जस्ट 5% एंड सबकॉन्शियस है 95, बट आर कॉन्शियस माइंड कंज्यूम्स द मैक्सिमम एनर्जी। तो हमारी बॉडी बहुत चंट है, वो चाहती है कम एनर्जी यूज हो तो वो सबकॉन्शियस में भेज देती है, राइट? नाउ सबकॉन्शियस इज द सर्वाइवल माइंड। नाउ व्हाट हैपेंस, द सबकॉन्शियस माइंड ये मेहनत ज्यादा करना नहीं चाहता है। सो व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन फीलिंग गुड एंड व्हाट इज राइट, the brain always chooses feeling good over what is right. So if you are working out and you are not on a diet, I would say you are taking care of your diet, and you have a choice between eating a chocolate and not eating it, the brain will say भाई एक हफ्ते से तूने काम किया है, तू डिजर्व करती है चॉकलेट खाना, तू अच्छा फील करेगी। On the other hand, delaying that gratification is the right thing to do, but is the tough thing to do. Now the brain will say, आप बोलोगे हाँ भाई ये तो रिवॉर्ड बनता है, पूरी दुनिया बताती है कुछ अच्छा करो तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, मैं भी खुद बताती हूँ ये अपने क्लाइंट्स को, खा ले तू चॉकलेट चलेगा। एंड देन व्हेन यू कीप डूइंग दैट, तो ये एक पैटर्न बन जाता है एंड इट बिकम्स योर हैबिट। सो यू, फिर वो क्या होता है, वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है काम। तो यू विल ऑलवेज लाइक, मैंने ये बात खुद अभी 2-4 दिन से अवेयर होकर फील करी कि मेरे साथ हुआ ये। आई स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर डिनर फॉर 30 मिनट्स, आई शेयर्ड इट विद यू ऑल्सो वार्निश। एक दिन मेरा स्किप हुआ, अगले दिन आई वाज सो टायर्ड, आई सेड यार सुबह से भागा दौड़ी करी है, आई डिजर्व टुडे, मैं पसर गई खाना खाने के बाद ही, और उसके बाद से आज का दिन है वो वॉक नहीं हुई है। तो वो 2-4 दिन में वो हैबिट बिल्ट हो गई मेरी ऑफ दैट ब्रेन टेलिंग मी दैट यू डिजर्व टू रेस्ट। अब आज भी मेरा ब्रेन कहेगा सुबह से तू भाग रही है, तूने 2 चीजें अभी रिकॉर्ड करी, ये क्या वो क्या, यू डिजर्व नॉट टू वॉक एंड टेक रेस्ट। So that is why this instant gratification is about that instant pleasure that you get, but that instant pleasure is harming you so much you do not have that idea right now. But वो चीज जब कंपाउंड होती जाएगी, impulsive buying is one thing, impulsively reacting, impulsively getting into a जैसे ब्रेकअप के बाद you want to let go that pain, so you impulsively jump into another relationship because आपको abandonment issues है, you do not want to be alone, and that relationship will never work because that has come as an instant gratification. So yes, that is something that we need to work, and we need to, it actually makes us lack far sightedness. हम दूर की सोचना छोड़ देते हैं, हम बस वो योलो है तो, but that's not something, I mean कभी कभी you have to take that thrill, that adrenaline rush, good, but आप लाइफ की हर चीज में वो नहीं कर सकते हैं। You have to be practical and you have to delay that instant gratification to work practically towards your life and a betterment of your everybody around you. या एग्जैक्टली। और इसी में लाइक एक पॉइंट जो मेरे स्कोप से बाहर चला जाता है, इट्स लाइक वो सब्सटेंस अब्यूज़ जो होता है वो भी इसी से बहुत ज़्यादा क्या पूरी तरह एक तरह से रिलेटेड है, बिकॉज पीपल लाइक दैट फीलिंग, वो इंस्टेंट हाई, इंस्टेंट जो भी रश। बट आई एम नो एक्सपर्ट टू स्पीक ऑन दैट, बट हाँ मतलब जितना भी रीडिंग आर्टिकल या कंटेंट मैं पढ़ता हूँ, जो ग्रास्प करता हूँ, उससे मुझे समझ आया। एंड मोर ऑफन द नॉट ये भी ज़्यादा लाइक डिसएडवांटेजेस को ही पनपने देता है एक तरह से, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कई तरह के लाइक ख़राब चीज़ें एक तरह से वो लीड टू करता है उन सब चीज़ों को। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो डेफिनेटली हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो इंस्टेंट सर्विसेज हैं अपने हैंड पे, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना फिर अपने ऊपर आता है। सो लाइक मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लाइक फुल्ली सपोर्ट नहीं, बट लाइक जो इंस्टेंट सर्विसेज हैं उसी का जो अब्यूज़ एक तरह से किया जा रहा है, उसको बेटर वे में यूज़ करेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। जैसे अब मैं फ़ोन की बात करूँ, मैं अभी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था जेम्स क्लियर का। आई होप यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस बुक, एंड वो काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने रिसेंटली उसको ख़त्म किया। एंड उसमें मैंने देखा कि उन्होंने किस तरह से हैबिट को एक तरह से पूरा
स्क्रू ड्राइवर से पूरा खोल खोल के डिस्कस किया है, एंड आई रियलाइज़ कि मैं उसमें से आधी नेगेटिव चीज़ें तो अभी भी कर रहा हूँ. मुझे लगा कि मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, सही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आई रियलाइज़ कि अभी देर इज़ सो मच पोटेंशियल लेफ्ट जो मैं प्रॉपरली चैनल नहीं कर रहा हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ द केस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, नो मैटर कि वो छोटे पोजीशन पे बड़े पोजीशन पे कहीं भी हों. लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल, सबके अपने फ्लॉज हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, तो दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक. एंड लेकिन ये जो डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन है, ये डेफिनेटली हर कैटेगरी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो किसी भी स्किल लेवल पे हो, चाहे ज़ीरो पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट ही क्यों ना हो किसी भी फील्ड में. एंड आई थिंक इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझने का. ऑल्सो यू मैंशनड कि इसमें जो ग्रेटिफिकेशन डिले करने से बेनिफिट्स आपने इसमें शेयर किए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे इसमें एक पॉइंट को इसमें ऐड करना चाह रहा था जो शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो सप्रेसिंग वाला था आपका. तो सप्रेसिंग वाला भी है चीज़, लेकिन उस केस में रैंडम टैंजेंट है. आई होप यू कैन एंटरटेन दिस क्वेश्चन. सो इट्स लाइक कि सपोज समवन इज सप्रेसिंग दोज इमोशंस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और हर चीज़ कंपाउंड करती है. सो लाइक इन वर्स्ट केसेस सम पीपल ट्राई टू एंड देयर लाइव्स एज वेल. सो वो मुझे समझ आता है, बट actually I was just curious about कि what actually builds up or leads to that particular thing कि वो इतना severe steps पे वो चले जाते हैं. If you have any insight on the same, it would be very helpful, like to listen about it or know about it at least. So I would say, see, we cannot kind of relate delayed gratification with suppressing of emotions, because उसमें the end result is pleasure. And people equate pleasure to happiness. Aristotle ने actually 300 BC में delayed gratification की importance बताते हुए बताया था कि why at his time people were sad, because वो pleasure को equivalent करते थे अपनी happiness से, और अगर उनको वो instant gratification नहीं मिलता था तो they used to get sad, and that's how they would feel कि बस यही एक true meaning है of life. एंड व्हेन इट कम्स टू सप्रेस इमोशंस, यस, इसमें भी बहुत सारी चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ हार्म के अंदर, it's all a lot of things which are happening about it. We cannot just bracket it in one kind of emotion or situation. But yes, इसमें एक इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म और किस तरीके से उसको वो हेल्प मिल पाती है, वो चीजें एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, ये बहुत है. प्लस I would also say कि at times क्या होता है कि if I go case by case, so I have met many people जो कि because उनके past में कुछ ऐसे traumas रहे हैं, तो उनके वो bruises अभी भी आ जाते हैं in situations. So sometimes what happens कि वो चीजों को बहुत intensify करके experience करते हैं, or maybe they are living in a toxic situation. Because see, I mean, with due respect to everybody, because हम लोग parents को एक बहुत high pedestal पे रखते हैं, but at times parents are also toxic for us. It has happened. हमारे parents भी parenting की कोई डिग्री लेकर नहीं आए हैं, स्पेशली हम मिलेनियल्स ने, तो हम तो गिनी पिग्स ही रहे हैं अपने पेरेंट्स के. उन्होंने जो समझा सीखा उस तरीके से हमको they have brought us up. So there are n number of things, and वहाँ पर when the person first of all is not able to identify what the person is going through, if the person is going through clinical depression, first of all that is there. Second of all, वही चीज जैसे मैंने कहा कि intensified way में person अगर उसको experience करता है due to certain things that have bruised the person's inner child, तो वो impact वो बहुत बड़े तरीके से आ जाता है. And yes, ये सप्रेस्ड इमोशंस ही हैं जो नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से अ पर्सन गोज टू दैट लेवल एंड डज दिस सेल्फ हार्म और डिस्ट्रक्शन. ओके, एंड यहाँ पे जैसे देयर इज़ ऑल्सो पॉइंट वेयर मेडिकल इंटरवेंशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, जहाँ पे ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड वे, बिकॉज आपकी हेल्थ सुधर रही है, आपके लाइक हॉर्मोन्स में अगर हेल्प होता है, मतलब कई तरह के हॉर्मोन्स आर इन एक्शन व्हेन यू फील सर्टेन थिंग्स, चाहे स्ट्रेस, एंग्जाइटी. एंड जो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की भी अगर बात करते हैं, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं, दे हैव एन important role, मतलब जहाँ पे केस बाय केस, like you said, and I definitely get this point. And इसी
जो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उस चीज़ को अगर मैं उसके एंटी तो नहीं कहूँगा चीज़ वो है, लेकिन जो एक टर्म होता है स्टोइक, सो एक तरह से अगर बिगिनर है और पहली बार ये चीज़ देखेगा, स्टोइक का डेफिनेशन सर्च करेगा, तो एक तरह से होगा कि केयर फ्री एटीट्यूड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया जो कर रही है करने दो, मैं अपने में मस्त हूँ, खुश हूँ. तो it's actually quite a simple definition, but I don't think it's that simple to understand या accept, because it takes काफ़ी ज़्यादा sacrifice I think to be or feel that way, and it comes at a cost. What's your take on this particular way of thinking? Because ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग एरिया लगा था, जो मैं काफ़ी इसके बारे में रीड करता हूँ. इनके कोट्स डेफिनेटली काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होते हैं डेफिनेटली. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कई बार क्या होता है ना वन, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ द वे दे हैव बीन यूज्ड अराउंड अस, हमें वो पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स देते हैं. जैसे अगर हम वर्ड देखें डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन एक बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन एज अ स्कूल किड जब हम डिसिप्लिन वर्ड सुनते थे, अरे बड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, बड़ा डिसिप्लिन टीचर है, बड़ा ये तो बहुत मारेगा, मतलब एक वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इट यूज्ड टू गिव अस दैट नेगेटिव वाइब. इन द सेम वे स्टोइक वर्ड भी उसी तरीके से आता है कि हमने जैसे इसको वोकैबुलरी में अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लेके चले, तो हम किसी इंसान को जब डिस्क्राइब करते हुए स्टोइक वर्ड यूज करते हैं. स्टोरीज में भी somebody who's very heartless, उसको कोल्ड हार्टेड पर्सन के लिए भी have always used this word. Now this is where people are misunderstanding this way of living, because this is about your inner strength and resilience, which leads to this entire concept of stoicism जिसको हम कहें, जहां पे बात ये नहीं हो रही है कि आप इमोशन लेस हो जाएंगे, बट यहाँ बात ये हो रही है कि एडवर्सिटी की सिचुएशन में यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन. You have that internal strength and resilience that in fact does not mean that you are not going to express your emotions, but you would know how to channelize your emotions or handle your emotions in the correct way. इसको बहुत ही simplified way में, in fact वो बिल्कुल related नहीं है, but when I was reading about this concept मुझे एकदम से click किया that Jack Canfield ने जो बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन दिया, जो मैं बहुत बार ये इक्वेशन यूज करती हूँ लोगों को समझाने के लिए, ये कितना ज्यादा इट्स इन सिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइसिज्म, दैट इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम. एंड Jack Canfield says you have to understand what is in your control and what is not in your control. So the event, जो परिस्थितियां, जो circumstances, famine आ रहा है, कोविड आ गया, कोई किसी की डेथ हो गई, ये इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन दिस. ये सबसे पहली अवेयरनेस होना जरूरी है, इसकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, जो एक स्टोइक पर्सन या स्टोइसिज्म को फॉलो, उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोगों को बहुत स्ट्रांगली पता होता है दैट दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल. व्हाट इज इन माई कंट्रोल इज द रिस्पॉन्स. हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन इज इन माई कंट्रोल. Now the way I have responded to that event will become my outcome. So the outcome will be what and how you are responding. So the people who are following this way of living are the people who have a grip on the way they are responding to adversities and negative situations. They have learned to get that emotional grit in them. It's all boiling down to emotional fitness, Varnit, where you learn to make that healthy relationship with your emotions and you do not break down in a negative situation. डेफिनेटली, फॉर श्योर, लाइक ये काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है. मैं भी ट्राई कर रहा था इसको पढ़ने का, बट या एक्चुअली यू नीटली समड इट अप. जो एक तरह से इसका समरी अगर कही जाए, जो स्टोइक फिलॉसफी या जो इस पर्टिकुलर ब्रांच को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक इस पे हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं मे बी किसी और एपिसोड में. एंड बिफोर I end this and conclude this podcast, I want to ask one last thing कि आपको बेसिकली, जैसे आप कोच हो एक, सो आपको कई तरह के क्लाइंट्स अलग अलग एस्पेक्ट से मिलते होंगे, या फिर अपनी अलग अलग यूनिक सिचुएशंस के साथ आते होंगे आपके पास. सो व्हाट आर द मोस्ट सिंपल हैबिट्स दैट आप सजेस्ट करते हो उनको, जो अपने रूटीन में वो ऐड कर सकें, जिससे कि एक तरह से कोई अपने इमोशनल फिटनेस पे एटलीस्ट
वर्क करना शुरू कर दे. Yes, actually, इसमें I'm quite inspired by you because the way you have made fitness so easy by telling small actions जो आप ले सकते हैं to be physically fit. In the same way, I would like to tell some few small tips जो आप over throughout the day कर सकते हैं जिससे you can actually work and have a healthy relationship with your emotions. Like mindfulness एक ऐसी चीज है, being aware and being mindful of what you're going through is very important. That's like the foundation of emotional fitness. उसमें आप छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, like you can make a morning routine कि you sit in solitude for some time, sit and just feel what you're going through, ask yourself some powerful questions. What is it that is my focus right now? What is it that I really need right now? हम अपनी needs नहीं पूछते, मुझे किस चीज की जरूरत है, ये तो बिल्कुल ही मतलब back of the mind चला जाता है, and we are all busy in the hustle bustle. And what is the most required thing या urgent thing हम उस पर work कर रहे होते हैं. What is it, maybe it's a need of a self care, is it a need to relax, maybe calm down, what is it that I need? And throughout the day you can do certain things कि at least 4 to 5 times you can check yourself and ask, where is my focus right now, and what is the emotion it is bringing to me, that focus. कि कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन चिड़ मचरी होती है, समझ ही नहीं आ रहा होता क्यों. तो just ask yourself. It happened to me. I started my day with a bad fight with a friend of mine, and I was negative the entire day. But then I stopped, I paused, and then I asked, where is my focus going? And then I asked, what is this emotion, what it is bringing to me? So it's bringing negativity. Now when you become aware, you have the power to change your focus also. कई बार तो हम अवेयर नहीं होते, पूरा दिन निकल गया नेगेटिव 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 होते हुए, हमें अवेयरनेस ही नहीं हुई ये आ कहाँ से रहा है. सो इफ यू एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ डे एक आप रिमाइंडर लगा लीजिए कि हाँ मुझे चेक करना है कि क्या मेरा फोकस सही है और वो मुझे क्या इमोशन दे रहा है. So then you can always you can shift your focus. And I did that consciously, and that day was one of my most productive days because then I changed my focus and I focused on the work and I was positive. So that is one thing. And I would say, whatever emotion you are experiencing, do not label them as good as or bad. ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो इतने notions, इतने taboos, myths है ना, limiting beliefs emotions को लेकर कि ये नहीं feel करना, emotions मुझे control नहीं करने चाहिए. Yesterday itself I was talking to a client जिन्होंने मुझे बोला कि मेरा issue यही है कि मैं बहुत emotional हूँ. I thought I'll explain, but I thought that was just the initial call. I'll be working with him and I'll make him understand कि कैसे he has to acknowledge. तो first of all, start ये एक्सेप्ट करिए कि नेगेटिव इमोशंस भी आप फील करेंगे. यू आर नॉट भगवान कि आप सब कुछ पॉजिटिव फील करेंगे. आपको गुस्सा भी आएगा, आपको जलन भी होगी, आपको किसी का खून करने का भी मन कर सकता है कभी कभी. ऑल दीज इमोशंस यू कैन एक्सपीरियंस. इट्स ओके, यू विल एक्सपीरियंस देम. एक्सेप्ट दैट वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट आएगा, बट देन उसको हैंडल कैसे करना हमें वो लर्न करना है. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लेबलिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये है क्या. कई बार क्या होता है हम बोलते हैं मैं दुखी हूँ. दुखी में क्या है आप? क्या आप हर्ट हैं? क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं? क्या आपको सेंस ऑफ रिजेक्शन फील हुआ है कहीं से, इसलिए तो स्पेसिफिकली आपने क्या फील किया है. एंड देन यू कैन वर्क अपॉन द रीजन एंड देन यू कैन सॉर्ट इट आउट. एंड ऑफ कोर्स जर्नलिंग helps a lot, or if you want to talk to somebody, a person who is professional, that can help you. But हाँ ये छोटी छोटी daily habits अगर आप being mindful, asking yourself those questions and understanding clearly what emotion you are feeling and from where is it coming and how I can change it will help you a lot. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. मैं भी इसमें अब नोट कर लिया हूँ क्योंकि आपने जो पॉइंट बताया मैं भी इसको एक्चुअली यूज़ कर सकता हूँ. एंड इनफैक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है इस चीज़ को, स्पेशली वो फोकस वाला पार्ट. मैं काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कह लीजिए अगर उसको कहा जाए कि मैं काम कर रहा हूँ फिर माइंड कहीं चला जाता है ऐसे ही बैठे बैठे, तो काम से मन हट जाता है, फिर मैं सोशल मीडिया पे चला जाता हूँ. इवन दो आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, बट एक फोकस्ड होके काम करने से बेटर रिजल्ट मिलता है. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट नाउ इतना डिस्कशन के बाद. एंड आई वोंट टेक मोर ऑफ योर टाइम बिकॉज ऑलरेडी मैंने जितना मैंने टारगेट सेट किया था उसका ऑलमोस्ट हम लोग डबल डिस्कशन कर चुके हैं. सो या इट हैज़ बीन वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड
इतना ज़्यादा इंसाइटफुल है, एंड आई एम प्रिटी श्योर जो भी लिसनर होगा और जो मेरे चैनल पे भी सुन रहा होगा इस चीज़ को, उसको काफ़ी कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। एंड मैं आपका वेबसाइट, आपके जो डिटेल्स हैं, प्रोफाइल, सोशल मीडिया, मैं डेफिनेटली उसको लिंक डाउन कर दूंगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये पॉडकास्ट अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे भी रहेगा, स्पॉटिफाई पे भी रहेगा। एंड आई सिंसियरली होप कि हम लोग ये दोबारा से किसी डिफरेंट टॉपिक पे ज़रूर कर सकते हैं। Yes, I enjoyed it so much, and I really like the way your questions were very powerful and intelligent. I really want to appreciate you, Anit, because आप मुझे वो पर्पस दिख रहा था आपके क्वेश्चंस में, दैट यू रियली वांट टू हेल्प पीपल एंड यू रियली वांट टू कवर दोस टॉपिक्स जो कि लोग टच तो करते हैं, बट उस पे इन डेप्थ वे में एक करेक्ट पर्सपेक्टिव के साथ लोगों को वो इनसाइड आउट दिखाना बहुत जरूरी है, विच आई really felt इस पॉडकास्ट में हुआ है। and I hope this reaches a lot of people and you keep working on and keep bringing such topics in your podcast. I love listening to your podcast and your videos, and all the very best. Hope it becomes viral. या आई होप द सेम, बट लेकिन वही बात है ना कि अभी हम लोग थोड़ा 2 मिनट लड़ाई कर लेते ना आपस में, तो फिर वो वायरल पक्का हो जाता। बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, एंड I think we'll definitely get on a different podcast to different some other topic. I'm actually quite optimistic about that. So thank you for just coming on to my show and discussing your experiences and examples. Thank you so much.